नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। इस समय हरियाणा के राजनीतिक पटल पे जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है एलनाबाद उपचुनाव। भाजपा और जजपा की सरकार बनने के बाद यानी 2019 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद से ये दूसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव सोनीपत ज़िले के बड़ौदा विधानसभा सीट के लिए हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा एक्सपायर हो गए थे और इस वजह से उपचुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसको हार का सामना करना पड़ा था। और अभी दूसरा उपचुनाव जो है वो एलनाबाद में है, सरसा ज़िले में है। हालांकि सरसा ज़िले में जो एमपी हैं यानी जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, सुनीता दुग्गल जी वहाँ से एमपी हैं। लेकिन जो एलनाबाद इलाका है वो ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के प्रभाव का इलाका है। लगातार इनेलो और उससे ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी से जुड़ी हुई पार्टी जो भी रही है वो ज़्यादातर उन्होंने जीत वहाँ पे हासिल की है। इस समय पे अभय चौटाला जो वहाँ के विधायक थे, उन्होंने किसान आंदोलन को लेके ये इस्तीफ़ा दिया था, जिसके बाद यहाँ पे उपचुनाव करना पड़ा है। एलनाबाद में क्या स्थिति है, 30 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होना है, वोट पड़ने हैं और 2 नवंबर को चुनाव परिणाम हमें मिलेगा। तो उस पे चर्चा करते हैं कि इस समय विभिन्न जो दल हैं उनकी क्या स्थिति है, सरकार पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग किस मनस्थिति से वोट डालने जाएंगे और किसान आंदोलन जिससे इस समय पे सरकार जूझ रही है उसका कितना असर इस पे पड़ने वाला है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका परिचय आपसे करवा दूँ। शंभू भद्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरिभूमि दैनिक अखबार है उसमें समाचार संपादक हैं। विक्रम डमोलिया जी हैं, छात्र नेता हैं। चंचल जी हैं, चंचल नांदल जी जो समाज सेवी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मोर साहब हैं हमारे साथ, जोगेंद्र मोर जी जो एडवोकेट हैं और राजनीति में, हरियाणा की राजनीति की बड़ी समझ रखते हैं और ख़ुद भी इलेक्शन फाइट उन्होंने किया है। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत करते हैं शंभू जी से कि एलनाबाद की जो स्थिति है इस समय पे वो क्या है, आप रखें प्लीज़। देखिए, एलनाबाद का जो चुनाव है इसको अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव का परिणाम किसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, खास करके सरकार के लिए, कि सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाली है। दूसरी बात कि आपने सामाजिक स्थिति जो वहाँ की है, वहाँ आप देखिए कि 37% जाट वोटर है और 63% के आसपास नॉन जाट वोटर है। और उसमें से जो दलित वोटर है वहाँ पे उसको देखेंगे तो वो 15% से कुछ के आसपास है। तो वहाँ पे जो बीजेपी की राजनीति रही है, जाट और नॉन जाट की जो राजनीति रही है, उस हिसाब से देखेंगे तो एलनाबाद में बीजेपी का आपको पलड़ा भारी लगेगा सामाजिक स्थिति के हिसाब से। लेकिन चूंकि एलनाबाद में देवीलाल परिवार की लगातार उस पर जीत रही है, वहाँ पे अभय सिंह चौटाला पहले ही थे और अभी वापस वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी जो कैंडिडेट मैं दिख रहा हूँ वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें अगर देखेंगे तो चुनाव मेन रूप से चौटाला ये अभय सिंह का जो पलड़ा है वो भारी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो सिटिंग है और उनकी इज्जत भी दांव पे है कि किसान के मुद्दे पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। हालांकि उनकी नैतिकता पर सवाल है कि चूँकि जिस मुद्दे पे उन्होंने दिया था इस्तीफ़ा, वापस वो जीतेंगे और विधानसभा उसी विधानसभा में जाएंगे तो फिर वो क्या मतलब जनता से कहेंगे, क्या बात करेंगे, क्योंकि किसान का मुद्दा तो वहीं का वहीं है, कोई सॉल्यूशन तो हुआ नहीं है। जहाँ से जिस मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जो उस समय स्थिति थी वही स्थिति अभी वहाँ पे एज इट इज़ है और चुनाव के बाद भी वही रहना है। फिलहाल किसान आंदोलन का क्या रुख होगा, कैसे होगा, उसका कुछ भी नहीं पता है कि आने वाले वक्त में कब वो ख़त्म होगा, सिचुएशन कितना बदलेगा। और बीजेपी को देखेंगे वहाँ पे तो बीजेपी ने बड़ा सेफ गेम खेला है कि बीजेपी ने अपने किसी कैंडिडेट को वहाँ पे टिकट नहीं दिया है। वो गोपाल कांडा के भाई हैं विनोद कांडा, उनको उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया और वो चुनाव वो लड़ रहे हैं
तो गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं बजाय बीजेपी के। लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने मतलब कि अगर जीतते हैं तो बीजेपी के ठीक, नहीं जीतते हैं तो बीजेपी का इस तरह से दावा है वहाँ पे। कांग्रेस के लिए इज्जत का सवाल है कि चूँकि बीजेपी से आए हुए कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट दिया है और वहाँ पे कुमारी शैलजा के पसंद से टिकट दिया गया है कि तो उसमें देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के लिए जो स्थिति है वो कहाँ पे टिकेगी जा कर के, क्योंकि नॉन सरकार के खिलाफ जो वोट है उसमें विभाजन है, उसमें इनेलो के पास है, उसमें कांग्रेस के पास है, वो वोट बटेंगे। जो सरकार के पक्ष में वोट आने होंगे वो बीजेपी को मिलेंगे। तो वहाँ पे कई तरह की परीक्षाएं हैं, कांग्रेस की परीक्षाएं हैं, बीजेपी की परीक्षाएं हैं, आप अभय चौटाला के परिवार की परीक्षा है वहाँ पे। तो इस तरह से देखेंगे तो स्थिति वहाँ की जो है वो फाइट जो मुझे दिख रही है वो बीजेपी और चौटाला के बीच, यानी कि इन लोगों के बीच है। जी, एक सवाल ये बनता है कि ये पहला चुनाव है जिसमें देवीलाल परिवार आमने सामने हुआ है। रणजीत चौटाला हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जेजेपी और दुष्यंत चौटाला जो हैं वो अभय चौटाला के खिलाफ लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि देवीलाल परिवार से जो सदस्य हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगे हो, वो साइलेंट हो जाते थे। पहले भी चौधरी रणजीत सिंह हैं और ओम प्रकाश चौटाला हैं वो प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, लेकिन वो आमने सामने आके एक दूसरे को हराने की अपील नहीं करते थे। इस बार ऐसा हुआ इस बार देखिए पहली बार ये हमें दिख रहा है कि देखिए रणनीति जो चौटाला परिवार की रणनीति ये थी कि चुनाव में आमने सामने ना हुआ जाए। शुरू से कोशिश यही थी, टिकट वितरण, चुनाव में आगे नहीं आना, बीजेपी को सीट देना, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आमने सामने नहीं होना चाहते थे। लेकिन गठबंधन के तहत चूँकि बीजेपी की तरफ से जोर बहुत ज़्यादा है तो वो प्रचार के लिए आगे आए हैं और आमने सामने प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है सो उसको एज ए फैमिली ही वहाँ पे ट्रीट करेंगी कि ठीक है, अगर उनको वोट देना होगा तो चौटाला को वोट देंगे ऑब्वियसली, इनके कहने पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से वो सामने आए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वोटर पे पड़ेगा। जी, विक्रम जी आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दे क्या हैं चुनाव के और क्या जनता के मुद्दे उभर के आ रहे हैं, क्या हरियाणा के मुद्दे उभर के आए हैं क्या? देखिए जी नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन है इलाहाबाद का, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे पे आज के समय चुनाव लड़ा जा रहा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस देश के कमेरे वर्ग, किसान वर्ग के लिए जब विपत्ता थी इस देश के अंदर, तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँ कि वो आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा था। उस समय इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, बड़े बड़े नेता है, किसी ने भी उस समय आकर किसानों के पक्ष में आके इतना खुलकर ये नहीं कहा था कि अगर भाई काले कानून वापस नहीं होते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर विधानसभा से इस्तीफा नहीं, लोगों के दिलों में उसने जगह बनाई थी कि भाई मैं मेरे किसान वर्ग गरीब के साथ हूँ और लुटेरे के साथ नहीं हूँ। और उन्होंने अपनी यानी कि वो जो किसानों की एक अपील थी कि भाई हमारे मंच पे सिर्फ वो व्यक्ति आए जो किसी राजनीतिक मंच से ना हो। जी, तो उन्होंने किसानों को बताया कि मैं राजनीतिक बाद में, किसानों के साथ पहले हूँ। जी। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक तरफ अगर किसान अभय सिंह चौटाला अगर इस इलेक्शन को हारते हैं तो पूरे देश का किसान इस देश से हारता है। अगर अभय सिंह चौटाला अगर इस इलेक्शन को जीतता है तो इस निरंकुश तंत्र वाली सरकार के मुंह पे तमाचा होगा और किसानों को कहीं ना कहीं साबित सच करने का ये एक मुद्दा होगा। जी, 73 गांव हैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में, तो और एक ही कस्बा है एलनाबाद, तो एक तरह से ये ग्रामीण बहुल इलाका है और किसानों का बड़ा तबका इसमें शामिल है। तो मुझे लगता है एक सहानुभूति की लहर भी अभय चौटाला की तरफ बह रही होगी और जिस समय पे लोग वोट डालने जाएंगे तो ये चीज़ उनके दिमाग में रहेगी।
नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। सहानुभूति नहीं, लोगों का लगाव अभय सिंह चौटाला से इतना बढ़ गया है इस्तीफा देने के बाद, वो अपने परिवार का आदमी, हर परिवार उसको मानने लग गए हैं। और इसका आप परिणाम भी आप देखोगे कि एक तरफ उनके परिवार के लोग उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला इन सभी चीज़ों की परवाह किए बगैर उनकी टीम जो है पूरे इलाके में जाके ये बताने का प्रयास कर रही है कि जो इस्तीफा दिया था वो किसान ओके जो तीनों काले कानून है उसके ऊपर उन्होंने आगे बढ़कर ये इस्तीफा दिया, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। और 30 तारीख को ये चुनाव है, आगे जब भी परिणाम आएंगे तो ये सार्थक परिणाम आएंगे। और मैं ये कहूँगा कि वो 12,000 से जो जीते थे वो कहीं ना कहीं डबल भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा राकेश टिकैत इस देश के बहुत बड़े लीडर हैं। उन्होंने खुले मन से एक बात कही है कि कोई व्यक्ति सम्मानपूर्वक हमारा समर्थन करके गया है तो आप भी उसको बढ़ा कर दे, घटा कर ना दें। जी चंचल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यक्तित्व हैं इस समय पे चुनाव में, अभय चौटाला है, गोविंद कांडा है, पवन बेनीवाल हैं पवन जी, तो इनका कितना असर, अपना असर कितना है, पार्टी का असर कितना है, क्या रहेगा? देखिए अश्वनी जी, पहले तो मैं एक बात का शंभू जी ने जो बात कही उसका मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि भाई इस चुनाव का कहीं कोई असर नहीं होने वाला, ना हरियाणा सरकार पे ना भारत सरकार पे। मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि इस चुनाव का, क्योंकि 4121 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं भारत में विधानसभा की, और सिर्फ एक एमएलए ने इस्तीफा दिया, तो जब किसान आंदोलन की गूंज अंतर्राष्ट्रीय है जी, तो इस इस्तीफे की गूंज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई है जी। अभय चौटाला ने तो कहा भी है कि यूपी के चुनाव पे इसका बड़ा असर पड़ेगा। वही उसी बात पे आ रहा हूँ मैं जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब किसान आंदोलन की गूंज थी, इस्तीफा देना और वो एक सुर्खियाँ बनना कि भाई एक एमएलए है, चाहे वो किसी परिवार से हो, अन्यथा कोई और भी होता उसकी भी गूंज होती, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो सीट खाली हुई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तो वहाँ पे 1,66,000 तो ग्रामीण वोटर है जी, जो सीधा किसानी से जुड़ा हुआ है, और 24,000 के करीब कस्बा कह लो, कस्बाई वोटर है 24,000 के करीब। टोटल 1,81,000 के करीब वोट है वहाँ पे, 86,000 बनेंगे। हाँ, तो उसमें से अंदाजा यही बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि आप वो जो वोटर है, और एक चीज़ और है इसमें, अलग अलग भी बता दूँ, 15,000 के करीब सिख वोटर है वहाँ पे, सीधा सिख वोटर है जी। तो जो व्यक्ति पहले 12,000 से जीता हुआ है, जबकि इन लोगों की सिर्फ एक ही सीट आई थी, एक ही सीट है, और उनके लिए तो मरना स्थिति थी। अब जो पोजीशन है वहाँ पे ओवरऑल, आप ये देखिए कि 15,000 सिख वोटर हो गया सीधा, और किसान को लेके ये मामला चल रहा है। जितने किसान लीडर हैं पूरे भारतवर्ष के, मोटे मोटे सारे वहाँ जा चुके हैं जी। सभी ने जाके एक बात कही है कि भाई किसान विरोधी को वोट नहीं देना है। बिल्कुल। जो शंभू जी ने बात कही कि भाई वो ना जाट और नॉन जाट का इलेक्शन है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाट नॉन जाट की कोई बात ही नहीं हो रही, बात हो रही तो सिर्फ किसान की हो रही है। हाँ, कुछ बीजेपी के नेताओं ने कोशिश ज़रूर करी है वहाँ जाके कि भाई जात पात की बात फैलाएं, लेकिन उसका असर वहाँ है नहीं। मैं कस्बे में, गांव में, सब जगह गया, वहाँ बात की लोगों से, वहाँ सीधा असर ये कि आ रहा है कि भाई विधानसभा में एक व्यक्ति ने ज़िंदगी बीत जाती विधानसभा तक पहुँचते पहुँचते, और उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद वो चुनाव में आया दोबारा। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो चुनाव में क्यों आया जब इस्तीफा दे दिया, तो ये एक सिंबॉलिक होता है, एक विरोध होता है। वो विरोध किया उन्होंने किसान आंदोलन का, और वहाँ पे किसान आंदोलन का असर सीधा सीधा देखने को मिलेगा जी। और कोई मुद्दा ही नहीं है वहाँ। किसान के अलावा तो भी किसानों का पक्ष मजबूत होगा, 100% मजबूत होगा। वहाँ किसान के अलावा कोई पूरे चुनाव मुद्दा ही नहीं। आप देखेंगे तो जब आप कोई भी टीवी चैनल, सोशल मीडिया खोल के देखते हैं, बात सिर्फ किसान की हो रही होती है वहाँ पे, कोई और बात ही नहीं हो रही। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर किसान से अलग बात कर रही होती है, लेकिन उनका प्रचार है ही नहीं कहीं। तो ओवरऑल ये एक किसान और नॉन किसान की लड़ाई है वहाँ पे, जाट नॉन जाट की लड़ाई नहीं है जी। अब आप जो व्यक्तित्व हैं इस समय पे, जैसे बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है उसका व्यक्तिगत प्रभाव कितना है, उनको क्यों उतारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जी, 2 पार्टी सत्ता में है हरियाणा में।
दोनों के पास अपना कैंडिडेट था ही नहीं वहाँ लड़ने के लिए। जेजेपी ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमें लड़ना चाहते हैं, जबकि जेजेपी इससे पहले वहाँ चुनाव लड़ चुकी थी। जेजेपी ने मना कर दिया। दूसरी बात आई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई टिकट लेने वाला ही नहीं था वहाँ पे। तो ये तो हायर्ड कैंडिडेट है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, एक सर्वे आया हुआ था कि जो 300 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 86% कांग्रेस से गए हुए हैं। बिल्कुल सही है। और ये भी गोपाल कांडा भी कांग्रेस से अपनी नई पार्टी बना ली है, बीजेपी में चले गए। तो हायर्ड कैंडिडेट है, उस इलाके का नहीं है, उसकी भौगोलिक स्थिति नहीं जानता। आसपास जरूर है, 50 किलोमीटर दूरी पे है जहाँ वो रहता है और हल्का, लेकिन अंदर की बातें नहीं जानता। पैरासूट कैंडिडेट है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत ये कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ कैडर बेस्ड वोटर है, वो तो है ही जी। और रही बात पवन बेनीवाल की, पवन बेनीवाल का वहाँ पुराना कैंडिडेट रहा है, वहाँ इलेक्शन में लड़ा है उसने, लेकिन आज के दिन उसका इलेक्शन उठ नहीं पाया। कई कारण है उसके। भाई एक तो भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट होके कांग्रेस में चला गया जी। फिर कांग्रेस में घड़ेबाजी है, जिस घड़े ने टिकट दिलवाया उसका वहाँ पैठ नहीं है। अब करें बात अभय चौटाला की, तो अभय चौटाला वहाँ से एमएलए रहे हैं और आज के दिन जिस आंदोलन की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, उस आंदोलन का हिस्सा बन गए वो जी। भाई किसानों के बीच जाके बैठना अनुमति सिर्फ उन्हीं को दी गई थी भी जो जनप्रतिनिधि नहीं है। बिल्कुल। तो वो किसानों के बीच जाके बैठ के इस्तीफा दे के उसका सीधा असर है उनको फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ पे जो ग्रामीण एरिया 1,66,000 वोटर सीधा किसानी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बातें सारी वहाँ किसान नेता भी जाके बता रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, अगर यहाँ पे आपने किसान को हरा दिया तो किसान आंदोलन एक तरह से उसको डेंट लग जाएगा बहुत बड़ा। बिल्कुल सही। जोगेंद्र मौर्य जी, क्या रणनीति है राजनीतिक पार्टियों की और स्थिति क्या है ओवरऑल, क्योंकि चुनाव में अभी 2 दिन बचे हैं, आज 30 तारीख को चुनाव होना है, तो प्रचार बंद हो चुका है। देखिए अविनाश जी, आपने पहले चर्चा के आरंभ में ही बताया था कि 1 साल के अंदर ये दूसरा उपचुनाव हो रहा है हरियाणा के अंदर। और जहाँ तक रणनीति की बात है तो बड़ौदा उपचुनाव में ही एक चीज़ तय हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाट और नॉन जाट की राजनीति को खेलना चाहती है। इसलिए आप देखेंगे जो चंचल जी बात कर रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि इनके पास वहाँ पे अपना तो कोई कैंडिडेट था ही नहीं। इसलिए गोविंद कांडा को एक संदेश देने के लिए, देखो उसके परिणाम क्या रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक इस हर चुनाव के माध्यम से एक संदेश देना चाहती है जाट और नॉन जाट की राजनीति का। वो मुद्दा कितना चलता है कितना नहीं चलता ये अलग विषय है। वहाँ गोविंद कांडा को टिकट देना, और वहाँ भी आप पहले देखेंगे कि जो अलोपा का कैंडिडेट था पहले भी, जो पिछला जो चुनाव हुआ है वहाँ पे अलोपा जो पार्टी बनाई गोपाल कांडा ने, उसके कैंडिडेट ने वहाँ पे ठीक ठाक जो है वोट ली है। तो वहाँ पे जो रणनीति बनाई गई है उस रणनीति के तहत तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो आपको दिखाई देती है कि गोविंद कांडा को इसलिए टिकट दी गई है। एक तो एलनाबाद कस्बा लगता है जी, उसमें व्यापारी लोगों की अच्छी खासी ठीक ठाक वोट है। ठीक है, एक संदेश था इस तरीके से जा सके कि जो जाट और नॉन जाट की, ये तो वहाँ की बात है। अब दूसरे जो वहाँ पे कांग्रेस के छत्रप बैठे थे भरत सिंह बेनीवाल, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। वो कहीं ना कहीं मतलब है, आप देखिए कि प्रदेश की राजनीति की जो कांग्रेस की जो बात कही चंचल जी ने धड़ेबंदी की, उसके बावजूद भी अगर टिकट देनी है तो वहाँ पे जो सिरसा की भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से, तो वहाँ पे कोई भी एक गोत्र के ज़्यादा गांव से नहीं मिलते सिरसा के। और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ क्षेत्र है, 3 तरफ उसके, जैसे दिल्ली को हरियाणा ने घेर रखा है, इस प्रकार से इलाहाबाद को 3 तरफ से राजस्थान ने घेर रखा है। और वहाँ से राजस्थान से माइग्रेट लोग वहाँ पे हैं, चकबंदी के गाँव है वो, जिनको जमीन अलाट हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बेनीवाल की सबसे ज्यादा वोट है वो। भाई भरत सिंह बेनीवाल का सीधा सीधा एकदम से बहुत भयंकर विरोध ना हो उनका, और वो विरोध मत के रूप में ना तब्दील हो जी। इस बात की रणनीति के तहत बेनीवाल को उतारा गया है, पवन को, और जो ये तीनों की जो रणनीति है। लेकिन इस रणनीति में एक पेच है। इसके अंदर पेच क्या है कि अभय सिंह जो मतलब आते हैं वो तो अपनी पार्टी से हैं,
बिल्कुल। अब अभय सिंह की पार्टी का जितना भी कैडर है या जो है वहाँ से वो एमएलए भी रहे हैं, और जो विक्रम जी बता रहे थे जिस बात को कि 12,000 वोटों से वो पिछले चुनाव जीते थे, तो उनका तो कोई विरोध नहीं है, इतना तो वो कैरी करके चल रहे हैं वहाँ से। बिल्कुल। अब गोविंद कांडा जो आए हैं, वो आए हैं बाहर से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। कार्यकर्ता इंतजार देखते हैं, इतने सालों तक राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबा हुआ विरोध है। बिल्कुल। वो विरोध है, वो विरोध ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव कितना है, लेकिन हम ये कहें कि प्रभाव शून्य होता है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। बिल्कुल। प्रभाव शून्य नहीं है। इसी प्रकार से जो भरत सिंह बेनीवाल का विरोध है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अगर पवन बेनीवाल की जगह और कोई उम्मीदवार होता तो भरत सिंह बेनीवाल का ज्यादा मुखर विरोध दिखाई देता, जो अब नहीं दिखाई दे रहा है, मुखर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति के अंदर तो जो मतलब कयामत की रात जिसको हम कहते हैं ना, कि नीचे नीचे जो घुसपैठ होती है, उस घुसपैठ का कहीं ना कहीं पवन बेनीवाल भी जूझ रहे हैं। और पूरा का पूरा आप देखेंगे कि कांग्रेस की ने जिस तरीके से प्रचार करना चाहिए था वहाँ पे, वो एक जो स्टेट लेवल की जो राजनीतिक रूप से अब बड़ौदा का उपचुनाव अगर आप देखेंगे, वहाँ पे आप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का और दीपेंद्र का एक अपना प्रभाव था। और ये देखें कि वहाँ बड़ौदा का उपचुनाव दो ही पार्टियां लड़ रही थी, सरकार लड़ रही थी, और कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे थे वहाँ पे बड़ौदा के उपचुनाव में। तो शैलजा पिछले दिनों से जो अम्बाड़ा से सांसद बनी है, वो कहीं ना कहीं एक प्रभाव में कमी रहती है, थोड़ा सा फर्क रहता है। हालांकि उनके पिताजी का गृह क्षेत्र रहा है, उनके पिताजी वहाँ से लोकसभा के सांसद रहे हैं, शैलजा कई बार वहाँ से सांसद रही हैं, तो बहुत उनकी अपनी पैठ है, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन रणनीति सब ने अपने अपने तरीके से रणनीति साधने की कोशिश की है, और इसी प्रकार इनेलो ने, अभय सिंह चौटाला ने वहाँ पर रणनीति साधने के तरीके में जो डॉक्टर अशोक तंवर से साझी कॉन्फ्रेंस करके और डॉक्टर अशोक तंवर का जो समर्थन लिया है, उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो मतलब हम ये मानते थे कि शैलजा के प्रभाव का जो वोट बैंक था, उसमें डॉक्टर अशोक तंवर के माध्यम से कहीं न कहीं उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। और जो अगर ओवरऑल रणनीति की तरफ से देखें, माहौल जो अभय सिंह चौटाला है उनके पक्ष में इसलिए दिखाई देता है कि उन्होंने काज पे वो दिया है, और वहाँ पे किसानों के गांव में, सरदारों के गांव में, वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को घुसने में नहीं दे, एक विरोध है जो। और कहीं ना कहीं मैं ये तो निश्चित रूप से देखो, जो अंदाजे और आकलन होते हैं उसमें निश्चितताएं कुछ नहीं होती। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक तंवर कितना वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे ये अलग विषय है। मैं रणनीति, आपने रणनीति का सवाल पूछा, तो रणनीतिक तौर से मैं ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो इनेलो की रणनीति है, चौधरी अभय सिंह चौटाला के चुनाव की रणनीति है, वो इन दोनों पार्टियों के ऊपर कहीं ना कहीं आज तो भारी दिखाई दे रही है। बाकी 2 तारीख को यह समय बताएगा कि वो रणनीति किसकी सफल होती है। ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आए और लगातार हल्के में जा रहे हैं, उसका कुछ असर इनेलो को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि जो हरियाणा प्रदेश है, यहाँ पे एक चीज़ कहावत है, बड़ी कहावत क्या है कि जिसका घर में बूढ़ डाउन नहीं होते उसी का आया करना, एक तो ऐसी बात है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हरियाणा प्रदेश एक भावुक प्रदेश है, और यहाँ पे बड़े व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति की एक इज्जत मानी जाती है, और वो कहीं ना कहीं हर पहलू में, मानवीय पहलू है, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। तो वहाँ पे जो जेजेपी और इनेलो के चौधरी देवीलाल की जो लिगेसी है, चौधरी देवीलाल की राजनीति की जो उत्तराधिकार का जो बात विरासत है, वह विरासत है, तो उस विरासत की वोट में जब ओम प्रकाश चौटाला जहाँ पे बैठे हैं, वो विरासत उधर जाती हुई दिखाई दे रही है। आज मुझे जो मेरा अपना आकलन है, हो सकता है किसी दूसरे साथी का जो विचार है वो दूसरा अलग हो। बिल्कुल। शंभू जी, इसी में कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं तो दोनों आदमी को थोड़ा थोड़ा जवाब दे दूं जी कि सिरसा में इस वक्त, सिरसा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें सुनीता दुग्गल जीती हैं। बिल्कुल। तो ये अशोक तंवर हो चाहे शैलजा हो, उनका जो राजनीतिक प्रभाव है वो इस वक्त उस तरह से प्रभावी नहीं है जिस तरह से अभी वहाँ पे सिटिंग सांसद बीजेपी की है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा कि अभी 2014 के चुनाव से आप देखेंगे हरियाणा में, तो जो दलित वोट बैंक है हरियाणा में, उसमें बहुत सारी जातियों की बीजेपी की तरफ शिफ्टिंग हुई है, और इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अब 14 में आपको ध्यान होगा कि यहीं रोहतक में अंबेडकर स्कूल में एक सम्मेलन हुआ था, और वो चुनाव के दौर का समय था, मैं उसमें गया हुआ था। पूरे प्रदेश से दलित आए हुए थे, अलग अलग प्रतिनिधि आए हुए थे उस सम्मेलन में। तो उनमें उनके मन में जिज्ञासा थी कि हम आखिर वोट किसको दें।
अगर पूरे देश के लेवल पे देखेंगे तो दलितों के सामने में जो बीएसपी एक पार्टी है वो पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दूसरे राज्यों में कहीं भी अपना प्रेजेंस शो नहीं कर पाई उस तरह से। तो दलितों के सामने या तो कांग्रेस के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए या वहाँ के जो सिटिंग कोई और पार्टी है, जैसे बिहार का देखेंगे तो जदयू है चाहे राजद है, उनके साथ जाए, क्योंकि बीएसपी वहाँ पे स्ट्रांग होती नहीं है। तो यही स्थिति हरियाणा में थी कि दलितों की जो शिफ्टिंग है वो बहुत हद तक बीजेपी की तरफ हुई है। इधर 6-7 साल के चुनाव पे अगर आप गौर करेंगे और उस वोट के परसेंटेज को देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। दूसरा कि ये कहना कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थी, तो आदित्य देवीलाल ऑलरेडी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे वहाँ से, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी बीजेपी के पास, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी पे दांव न लगा के निश्चित रूप से गोविंद कांडा पे दांव लगाया है, जिसमें कि ना खोने के लिए कुछ हो ना कुछ पाने के लिए हो। यानी एक रणनीति की है कि और तीसरी बात है कि वो सिटिंग तो ऑलरेडी वहाँ से अभय सिंह है, तो वो अगर जीतते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी, मतलब कि ऑलरेडी वो सिटिंग है। अब वो कितने मत से जीतते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभय चौटाला अगर जीतते हैं तो सरकार ये दूसरा उपचुनाव भी हारेगी। वो बिल्कुल, देखिए उपचुनाव से ये चुनाव के देखिए रिकॉर्ड रहा है उपचुनाव के हारने से एक रिकॉर्ड रहा है, सरकार के सेहत पे असर नहीं पड़ेगी, सेहत पे असर नहीं पड़ेगी। शंभू जी, किसान का इशू है, बीच में रख लीजिए, बीच में रख लीजिए। ये जो किसान का इशू है, किसान पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, ये 3 इलाके में होल्ड है। बाकी देश के कहीं भी आपको किसान के मुद्दों पे ज़्यादा आपको चुनाव पे असर पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। नहीं जी, बिल्कुल 100% गलत बात है शंभू जी की। जहाँ जहाँ किसान नेता गए हैं, वेस्ट बंगाल में गए, वहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ की, असर हुआ। हमने भी अपने बंगाल में जानकारों को बोला कि भाई बीजेपी को वोट मत देना। लेकिन एलनाबाद में चुनाव, सुनिए सर, एलनाबाद में जो किसान है से 70 पे पहुंची, वो 35 उसमें से 35 एमएलए तृणमूल, 35 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के थे, 35 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के, दोनों साथियों को थोड़ा 35 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के थे, ठीक है, 35 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के थे जो आज बीजेपी में गए, बीजेपी में हैं। उनके पास तो अपना कुछ है ही नहीं। जैसे गोविंद कांडा को ले आए वैसे हर जगह हायर कर लेते हैं, अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं। और आदित्य चौटाला की बात कर रहे हो, आदित्य चौटाला की बात, हाँ वही एक बात, आदित्य चौटाला, वो देवलाल तो इसलिए लगाता है कि उन परिवार से है, नाम उसका आदित्य चौटाला है। आदित्य चौटाला जो है, जो चुनाव लड़ना चाह रहा था, जस्ट उसने वैसे ही कहा था कहने के लिए, नहीं लड़ना तो उसको मना कौन करता, मना कौन करता बताओ, वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहा था। वहां से एक्चुअल में बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट ही नहीं था, एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी है कि आपने कहा कि बंगाल में जाके किसानों ने वहाँ पे बीजेपी को हराया, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे भी जो किसान अपने बयान दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दी जाए। लेकिन किसान नेता जो है वो बटे हुए हैं। चढ़ूनी ने अभय सिंह चौटाला का एक तरह से विरोध किया है वहाँ पे जाके, जबकि टिकैत ने उनका पक्ष लिया है। तो ये जो किसान नेताओं का जो प्रभाव है वो कितना असर डालेगा? देखिए ऐसा है, एक तो मैं शंभू जी कह रहे थे कि भाई किसान आंदोलन यहाँ है। एक्चुअल में क्या है, किसान आंदोलन यहाँ किस लिए है, क्योंकि दिल्ली के ऊपर दबाव बनाना है। अब वेस्ट बंगाल का, बिहार का आदमी यहाँ आके कितने दिन आंदोलन चलाएगा, वो मदद कर रहा है। एक मदद होती है पीछे से, एक होती है पर्दे पीछे, एक आगे से। पर्दे के आगे बैठे हैं दिल्ली के आसपास वाले किसान, पर्दे के पीछे जिम्मेदारी पूरे भारतीय किसानों से। जब 70% भारत किसानी से जुड़ा हुआ है तो सारा किसान दुखी है। आप देखिए कहाँ सरसों का रेट था, अभी सरसों के ऊपर झगड़ा हुआ था, बाजरे के ऊपर झगड़ा हुआ है अभी। तो कब जब भी कोई नई फसल आती है, किसान का और सरकार का आपस में झगड़ा होता है। और ये जो नया एक्ट आया है इसके बाद तो ऐसा हो जाएगा आपका कि वो गेहूं जो है 1-1 किलो की थैली में मिलेगा। शायद आ भी गया, फेसबुक पे आया हुआ था परसों कि वो 75 रुपए किलो गेहूं आया हुआ है। जी विक्रम जी, ठीक है, अब विक्रम जी अपनी बात रखेंगे। विक्रम जी बोले, इससे पहले मैं एक बात आपसे ऐड करना चाहूँगा कि आप उस पर भी बोलिए कि ये जो दलित राजनीति है इसका कितना असर वहाँ पे रहेगा, मतलब ये एक, अब देखिए ज़रा इस पर।
देखिए शंभू जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि वह बीजेपी की तरफ जो दलित वोट है वो बड़े प्रभावी तरीके से बढ़ रहा है। मैं यहाँ इनको करेक्ट कर दूं कि इस देश के अंदर ही नहीं प्रदेश के अंदर भी आरएसएस और बीजेपी की नीतियों को देखकर अनुसूचित जाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, या ये कहें कि और भी हमारे जो वर्ग उनसे जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा आहत है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षण संस्थाओं में भी देखें तो प्रतिनिधित्व जीरो है, और जो आरक्षण नीति है उसकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। रोस्टर पॉइंट कहीं ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है, और इस गर्म लोहे के ऊपर आपने देखा होगा सिंघू बॉर्डर के ऊपर बीजेपी के इशारे के ऊपर, बीजेपी के नेताओं के इशारे के ऊपर एक दलित समाज के युवक को किस तरीके से बेरहमी से काटा, उसका सीधा प्रभाव मैं दलित समाज से जुड़ा हुआ हूँ। इसका सीधा प्रभाव हर गाँव के कोरने तक, हर बैठक की चर्चा बनाइए कि भाई बीजेपी अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आप जींद के अंदर कांड देखिए, आप झज्जर के अंदर कांड देखिए, तो दलित समाज ने अपना मन बुला लिया है कि ये बड़ा अच्छा मौका है और ये प्रहार करने का मौका है। आप देखो इसमें अशोक तंवर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर इस चोट के ऊपर दुगनी ताकत से प्रहार करने का काम किया है। ये राजनीति की दशा और दशा बदलने के लिए 20% वोट बहुत ज़्यादा होता है जो ऐलानाबाद के अंदर वहाँ मौजूद है। हाँ, हम ये नहीं मानते कि भाई 20 के 20%, 1-2% इधर उधर जा सकता है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए, आरएसएस को आईना दिखाने के लिए दलित समाज ने निर्णय कर लिया है। क्योंकि वो किसानों के साथ जुड़े हुए रहे हैं और किसानों का ही मुद्दा वहाँ पर अहम है। तो सर ये मान के चलिए कि चौधरी अभय सिंह चौटाला वहाँ से जीतेंगे तो पूरे देश के किसान जीतेंगे और पूरी देश की सरकार वहाँ हारेगी। ये एक बहुत बड़ा विश्लेषण है। एक और बात है जो इसमें ऐड करने की ज़रूरत है कि SC/SC ST एक्ट जो है उसके विरोध में देश में सबसे बड़ा दलित मूवमेंट जो आंदोलन खड़ा हुआ वो भी इसी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ। देखिए, मैं इस पर बिल्कुल आपको डालना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि किसी भी प्रदेश में ऐसा हाईवे नहीं था जो जाम नहीं हुआ हो। छोटे छोटे जिले तहसील के ऊपर लाखों आदमी इकट्ठा हुआ और उन्होंने जो बीजेपी ने जो प्रहार, जो इनका कवच था SC/ST का, उसको तोड़ने का प्रयास किया। उसको बचाने के लिए जब ये लोग सड़कों पर उतरे तो इस सरकार ने उस एक्ट को वापस यानी कि पैर खींचने पड़े और उसको पुनः इम्प्लीमेंट करना पड़ा कि इंक्वायरी बाद में, पहले वो अरेस्ट होना चाहिए जो भी दोषी व्यक्ति है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करे। क्योंकि देखिए कि आप तरह तरह के, ये कोई पहला मामला नहीं है। आप मनीषा हत्याकांड देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बड़ा वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है। आप पंजाब के अंदर देखिए कितना कत्लेआम हुआ है। आप हरियाणा के अंदर देखिए, आप राजस्थान के अंदर देखिए कि भाई घोड़ी को ऊपर चढ़ने के ऊपर आपको मार दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार है, लेकिन मानसिकता की जहाँ बात है, हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे हम। हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, जगह जगह दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये अत्याचार आज अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर तक पहुंच रहे हैं, जो इस बीजेपी सरकार के ऊपर करारा प्रहार इस इलेक्शन में करने का काम करें। शंभू जी कुछ देखिए, इसमें यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि इधर 6-7 साल की जो राजनीति है देश में, उसमें जो दलित वोट बैंक है या दलित की जो वोट करने की टेंडेंसी है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। और ये जैसे कि बात सही है विक्रम जी की, हाँ दलित के पर अत्याचार हो रहे हैं, अलग अलग तरह से घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन वोट पे उसका बहुत असर इसलिए नहीं दिखाई देता है। बहुत बार देखेंगे आप, देखिए यूपी में इलेक्शन हुआ, बिहार में हुआ, इधर साउथ में भी इलेक्शन हुए हैं, तो उनमें आप देखेंगे असर, चूँकि सत्ताधार पार्टी को वोट मिल रही है, असर इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसके सबसे बड़े लाभार्थी गरीब हैं और उसमें दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पिछड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मणों की संख्या है उसमें, तो कुछ सवर्ण भी हैं और सभी तरह के हैं जो गरीब क्लास है। तो जो सरकार की कम से कम 40 से 50 योजनाएं चलती हैं जिसके लाभार्थी वो डायरेक्ट हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी सत्ताधारी दल होते हैं वो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठाते हैं कि अब जब इलेक्शन होगा तो 2 महीने 3 महीने पहले से उसके फंड रोक दिए जाते हैं, डिले कर दिए जाते हैं। ये सब वोट के टैक्टिक्स होते हैं। और बीजेपी की जो कंप्लीट सोशल मीडिया प्लस तमाम तरह की जो राजनीति है, जनता तक पहुँचने की
राजनीति है, उतने सघन प्रचार और उतने सघन तरीके से दूसरी पार्टी जो लड़ती नहीं है। तो इस कारण से उसको बहुत जगह पे फायदा मिलता है। और यहाँ पे देखिए कि सिरसा ऑलरेडी 10 के 10 लोकसभा बीजेपी जीत के आई और सिरसा से सुनीता दुग्गल ने वहाँ पे चुनाव जीता है। तो नहीं, तो ये रिजर्व कैंडिडेट तो कांग्रेस के पास भी थी, वो रिजर्व कैंडिडेट तो इन लोगों के पास भी थी, लेकिन वो सीट नहीं मिली ना, वो सीट नहीं मिली। आप माइक की क्या बात होगी सर, शंभू जी ने समय का बताया ध्यान रखिए, प्लीज। ये योजनाएं बताई। देखिए, योजनाएं भारतीय संविधान के अनुसार जो दी गई है इन वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, वो योजनाएं निरंतर सरकारें चला रही हैं। लेकिन जो ये बता रहे हैं कि आप देखिए पिछले 3 साल से शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। पूरे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति वर्ग से ना वाइस चांसलर है, ना रजिस्ट्रार है, ना परीक्षा नियंत्रक है, चारों मेडिकल कॉलेजों में से कोई डायरेक्टर नहीं है। तो इस प्रकार की तो योजनाएं हैं, तो इससे भली जमीनी भांति परिचित स्थिति अलग है जमीनी और स्तर योजनाएं बिल्कुल अलग है। तो ऐलानाबाद में आप मान के चलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला दुगने मार्जिन से जीत के आएंगे और किसान इस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम करेंगे। किसान मजदूर अब तो एक चीज और मैं शंभू जी क्रेडिट कर दूं, जो योजनाएं बता रहे थे जी कि भाई घर घर गैस चली गई है, वो सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, तो उस महीने में जो खर्च मिलेगा ना, उसमें जो गरीब आदमी है वो सिर्फ सिलेंडर ही खरीद पाएगा। अकाउंट खोल दिए 500 रुपये लेके, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। अकाउंट खोले जब जो जन धन योजना में, शंभू जी जन धन योजना, उस जो जन धन योजना थी 500 रुपए तो सबने जमा कराए, और वो करोड़ों अकाउंट इंटू 500 कर लो आप, वो पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो कोई जीरो बैलेंस नहीं था, सब में 500 रुपए डले हैं। तो ये सब एक गेम है। गरीब आदमी इसको समझे, इस गेम को जब समझ लेगा तो ही सरकार को चलता कर देगा यहाँ से। चलिए, आप देख लेना। मोर साहब काफ़ी देर से चुप हैं और जितनी चर्चा हुई है उस पे आपकी जो टिप्पणी है, ख़ास तौर पे जो 30 तारीख का दिन होगा, उस दिन मनस्थिति क्या होगी, जो वोट डालने जाएंगे लोग, उनकी किस तरफ झुकाव होगा, क्यों होगा। और अभी एक जो बात है, आपने भी शुरू में रखा था कि रणनीति तो है, सबने अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन पार्टियों में जो अंदर खाते जो डैमेज है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो स्टार प्रचारक थे वो इलाहाबाद नहीं पहुंचे। इसी तरह से कांग्रेस के बहुत सारे स्टार प्रचारक इलाहाबाद नहीं पहुंचे। अभय चौटाला को किसी की ज़रूरत नहीं थी, उनकी फैमिली और उनके जो सपोर्टर्स हैं ख़ास तौर पे, वो ही उनका चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अविनाश जी, भारत की राजनीति को अगर हम बहुत उससे समझते हैं तो भारत की राजनीति में आज भी कई भी जब जातीय राजनीति की बात होती है, चेहरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, चेहरों से प्रभावित होते हैं लोग, इसमें कोई बिल्कुल। तो जो इलाहाबाद का उपचुनाव है उसके अंदर आप बड़ौदा के उपचुनाव में भी अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की जीत का कारण भी इसलिए हुआ था कि अंतिम समय में कुमारी शैलजा को बड़ौदा के उपचुनाव में उतारना पड़ा था। ठीक है, तो कुमारी शैलजा वहाँ चौपाला गई थी, कांग्रेस के उसके लिए वोट जो है मांगे थे, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई भी दिया था। जो दलित वोट था वो आया था कि कांग्रेस की तरफ। अब वहाँ पे जो दलित वोट की जो स्थिति है ना, सुनीता दुग्गल भले ही वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट में, ये तो है कि 10 के 10 जो है मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन आज तक दलित की राजनीति में जो सुनीता दुग्गल की दलित के प्रति जो लड़ाई है या दलित के अधिकारों की जो लड़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं दलित राजनीति की अगवा चेहरा सुनीता दुग्गल नहीं है। और वहाँ पे 2 ही चेहरे हैं जो दलित को, एक तो देखो स्थानीय समीकरण तो होती है, वो तो दलित भी यूँ का नहीं होता ना कि दलित बिल्कुल एक अपने तरीके से जाता है, दलित भी किसी न किसी पार्टी का वर्कर है, दलित की भी अपनी राजनीति, दलित का भी अपना एक विचार विमर्श है। और आज दलित की राजनीति को हम आज से 50 साल पहले की राजनीति के रूप में नहीं देख सकते हैं कि जब कोई एक आदमी उसे पूरे एक गरीब आदमी की जो ठेकेदारी ले लेता, तो वो बात नहीं है। लेकिन आज जो दलित राजनीति है, जो खासकर मैं कंक्लूड करूँगा अभी जल्दी, तो दलित की राजनीति में वह 2 ही चेहरे हैं, कुमारी शैलजा है और दूसरे अशोक तंवर है।
और चूंकि मतलब वहाँ पे अभय सिंह चौटाला का भी प्रभाव और डॉक्टर अशोक तंवर जो है वो वहाँ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रणनीतिक तौर से मैं फिर वो कह रहा हूँ कि दलित राजनीति की जो है इस सरकार में जो दलित की राजनीति की है उसकी बड़ी मुखालफत सी जो इस सरकार की जो है वो उसमें दलित वोटर में है। और जहाँ तक एलनाबाद की उपचुनाव की बात है तो बड़ौदा के उपचुनाव में जिस तरह से सरकार आ रही है उससे लगता है उसका सीधा सीधा उदाहरण मिलता है। और बड़ौदा के उपचुनाव में सरकार के हारने का मुख्य कारण किसान आंदोलन का आना था, और अब तो किसान आंदोलन बहुत एक पीक साल पे हो है। चुका है और 800 से अधिक लोगों की शहादत हो चुकी है। इस पे सरकार चुप है और पूरा जो किसानी एरिया है तो इसका पूरा प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलेगा। और एलनाबाद का जो चुनाव है उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं मतलब अलग राजनीति जो हरियाणा की है वो होगी, ऐसा मैं मानता हूँ कि एलनाबाद के चुनाव है जो हरियाणा की नई राजनीति को जन्म देंगे। जजपा ने दोनों ही जगह पे, दोनों ही ग्रामीण सीट थी और दोनों ही जगह पे 2019 में जो आम चुनाव था उसमें जजपा ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अभी जो उपचुनाव है उसमें जजपा क्यों अपने पांव पीछे खींच रही है? अविनाश जी देखो, जजपा के पास जो वोटर था, जजपा को जो पिछले चुनाव में वोट आया वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मत आया। ठीक है, जजपा के नेताओं ने जो टिप्पणियां की, अब आप देखेंगे कि खास कर किसान वर्ग में और जाट जाति की भी बात हम करें, जहाँ पे जाट बहुल्य जो क्षेत्र थे वहाँ जहाँ बीजेपी का विकल्प था, विकल्प दिखाई दे रहा था कौन हरा रहा है उसको जिता दिया किसान। अब उसमें क्या हुआ कि वोट तो बीजेपी के खिलाफ दिए और वो जाके वहाँ पे गठबंधन की सरकार होगी। अब उपचुनाव आए किसान आंदोलन के दौरान हुए। अब इस हरियाणा में तो चौधरी देवीलाल की राजनीति की लिगेसी की लड़ाई है दो पार्टियों में, इनेलो में जेपी में। कहीं न कहीं जेजेपी तकनीकी रूप से अभय सिंह चौटाला को और ओम प्रकाश चौटाला को पछाड़ने में कामयाब रही। जींद उपचुनाव के तहत तकनीकी रूप से शब्द प्रयोग किया मैंने, तकनीकी रूप था कि कई सोशल मीडिया है इन तकनीकों से वो इस पछाड़ने में कामयाब रहे और ये एक संदेश देने में काम रहे कि चौधरी देवलाल की राजनीति का अगवा हम बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठे गठबंधन की सरकार हुई तो उनको जेजेपी को लगता था अगर तुम चुनाव लड़ते हो तो जो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे सिर पे ये ठीकरा ना फूटे और चुनाव तक हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये संदेश जाए कि हमारे उससे जो चौधरी देवलाल का वोट बैंक है, चौधरी देवलाल की राजनीति है वो खिसक के दोबारा से इनेलो के पास जा रही है। जी, एक लाइन में मैं फिनिश करता हूँ। जो हरियाणा में होने वाला है आने वाले टाइम में, देखिए अगर एलनाबाद से जो संभावना ज़्यादातर है कि अभय सिंह चौटाला वापस जीतेंगे, ठीक है, लेकिन बीजेपी के पास क्या है कि अभी जेजेपी गठबंधन में है, लेकिन अगले जो विधानसभा चुनाव होने हैं 25 में 24 में उस वक्त ये होगा कि इनेलो बीजेपी गठबंधन के तरफ एक तरफ देखेगी और एक विकल्प के तौर पे इस्तेमाल आफ्टर इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन नहीं, जैसे अभी हुआ है उस तरह से जैसे अभी आफ्टर इलेक्शन किया है तो इसीलिए जेजेपी अगर को वोट नहीं मिलता है तो वो वोट शिफ्टिंग अगर इनेलो में होता है तो उसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी उस समय में आफ्टर इलेक्शन। तो इसीलिए इस चुनाव के जो नतीजे हैं बीजेपी के लिए दोनों ही तरफ से फायदेमंद है, चाहे इनेलो जीते चाहे उसका कैंडिडेट जीते। जी चंचल जी आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं एक तो आपने एक सवाल पूछा था चुडूनी ने अलग तरीके से वोट मांगे, जी। उन्होंने अलग, वो बात रहेगी क्योंकि एलनाबाद चुनाव से जुड़ी हुई है वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अविनाश जी, इसमें जो चुडूनी ने वोट मांगी, टकेत ने वोट मांगी, अन्य जो किसान नेता गए, एक बात कॉमन थी कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को वोट नहीं देना है। जी, किसी भी कैंडिडेट जो भी गए, किसान नेता गए, किसी ने भी किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, नाम नहीं। अब क्या है कि जो इशारा होता है वो ये था, सबसे बड़ा इशारा तो यही था भाई किसान हितैषी को वोट देना है, बिल्कुल सबसे बड़ा इशारा यही था। हाँ, बाद में मीडिया फुटेज में किसी ने कुछ कह दिया वो अलग बात, लेकिन आम जो सभा थी उसमें सारे किसान नेताओं ने, इवन खाप प्रतिनिधि भी गए वहाँ पे, जो पूरे हरियाणा से खापें थी वो भी गई, वो किसान का पक्ष लेने गई वहाँ पे, और ये कह के है कि जेजेपी बीजेपी को वोट नहीं देना है। जी, तो वो जो बातें हुई हैं वो सारी इशारा चाहे कहीं भी जा रहा हो, लेकिन जो किसान हितैषी कौन था वहाँ पे, जिसने इस्तीफा दे रखा था वो था किसान हितैषी। बिल्कुल। अब गोविंद कांडा तो किसान हितैषी था नहीं, वो तो पैराशूटर है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पवन बेनीवाल है वो भी किसान हितैषी नहीं है, वो तो बीजेपी से उसमें कांग्रेस में मिल गया।
हालांकि उन्होंने इस्तीफा इसी नाम पे दिया है, हाँ। किसानों के हक के नाम के इस्तीफा दिया है बीजेपी से। रही बात जो आप कह रहे थे जेजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, उसमें मोर साहब ने भी कहा, मेरा भी एक इसमें अलग एंगल है। जी। अब आप देखिए कि जेजेपी बड़ौदा में नंबर 2 पे रही थी और जब उपचुनाव हुआ बैकआउट कर गई। जी। क्यों बैकआउट कर गई? उसको पता था कि उसका विरोध है, बड़े लेवल पे विरोध है, और बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्र है जैसे एलानाबाद है। बिल्कुल ऐसा ही जेजेपी का, अगर वहाँ जेजेपी का कैंडिडेट आ जाता तो उसकी जमानत जब्त होने के 90% चांस थे। जी। सेम बड़ौदा में होना था। जी। तो हमारी पूरी बातचीत जो एलनाबाद चुनाव को लेके हुई है, उसके संकेत अगर हम इकट्ठा करें, उन पॉइंट्स को इकट्ठा करें, तो ऐसा लगता है कि जो लोगों का जो झुकाव है वो इनेलो नेता अभय चौटाला की तरफ ही दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत गंभीरता से इस चुनाव को नहीं लिया। कांग्रेस ने तो बिल्कुल ही नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे क्षत्रप जो हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो चुनाव प्रचार के लिए गए ही नहीं। तो पवन बेनीवाल को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इसी तरह से गोविंद कांडा जो अभी अभी एकदम से पार्टी ज्वाइन करवाई भारतीय जनता पार्टी ने और उनको टिकट दिया, तो वो भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको भी उनके हाल पे ही भाजपा ने छोड़ा है। और हालांकि आखिरी दिन मुख्यमंत्री भी वहाँ पे गए हैं। तो देखते हैं कि लोग उस समय पे जब वोट डालने जाएंगे तो उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा क्या होगा, किसानों का मुद्दा होगा या स्थानीय मुद्दे होंगे या जाति की बात होगी, वो क्या सोचते हैं, क्या मनस्थिति लेके वोट डालने जाते हैं, इस पे बहुत सारा निर्भर करेगा कि चुनाव परिणाम क्या रहते हैं। चुनाव के बाद एक बार फिर ऐसी ही चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो आकलन हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके आकलन क्या रहे हैं। आपने इस चर्चा में हिस्सेदारी की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।